फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो रोज हम लाते हैं ताकि आपकी हेल्प कर सके आपकी बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करने में, आपके गोल को हासिल करने में। आप अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरीज पर आप हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका, 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप yourmoney@nw18.com पर ईमेल भी भेज सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर पर आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz yourmoney लिखकर। ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो यह है तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। आज हमारे साथ हैं वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड की CEO हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका और आपकी क्वेरीज लेंगे, लेकिन उससे पहले बातचीत करते हैं कि इस समय सही स्ट्रैटेजी एक इन्वेस्टर की क्या होनी चाहिए, स्पेशली तब जब मार्केट्स ऑल टाइम हाइस पर हों, जब थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी हम मार्केट्स में देख रहे हों। क्या यहाँ पर रीलुक करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को या फिर नहीं? इन सब दो पर बातचीत करते हैं हेमंत जी से। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो ये बताइए कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जब मार्केट्स ऑल टाइम हाइस पर हों? क्या थोड़े प्रॉफिट्स यहाँ पर अपने म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स में लेने चाहिए या फिर अपने होल्डिंग्स को होल्ड रखना चाहिए? नहीं दीपाली, देखिए इन्वेस्टमेंट जो है एक लंबा प्रोसेस है। अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत क्लियरली अपना टाइम होराइजन डिफाइन किया है और आपके पास अभी समय है और आपने अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से इन्वेस्ट किया है, तो देखिए मार्केट का जो लेवल है वो एक समय समय पे बदलता जाएगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ पे रुकेगा, इसके बाद भी मार्केट ऊपर जाएगा। तो अगर आपके पास समय है, आपका एसेट एलोकेशन जिस हिसाब से होना चाहिए वो है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी कारण है कि आपको इस समय पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। हाँ, अगर आपने इन्वेस्ट किया और आपके पास क्लैरिटी नहीं है कि कितना समय है, उसको थोड़ा सा रीअसेस कर लीजिए और उसके हिसाब से फिर अपना डिसीजन लीजिए। बट अगर आप के पास क्लैरिटी है तो फिर कोई कारण नहीं है कि आपको इस समय पे प्रॉफिट बुक करने का सोचना चाहिए। अच्छा, तो दो तीन चीजें हैं, एक एक करके मैं हेमंत जी आपसे पूछती हूँ। पहली सिचुएशन हम ये मान के चलते हैं कि मैंने 10 साल का गोल डिफाइन किया था, 10 साल मेरे पूरे हो चुके हैं और मार्केट्स भी ऑल टाइम हाई पर हैं। क्या करना चाहिए? ऑल दो पैसों की जरूरत नहीं है, क्या करें यहाँ पर इन्वेस्टर? देखिए, अगर आपने अपना गोल को अगर आपने अपना टाइम होराइजन डिफाइन किया था और आपके पास ये क्लैरिटी है कि अभी इतना ही समय है मेरे पास, तो हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि अपने टाइम होराइजन के पहुंचने तक करीब 1 साल पहले से अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना शुरू कीजिए, ताकि जो भी आपने गेन्स बनाए उसको आप प्रोटेक्ट कर सकें। तो अगर आपका टाइम होराइजन कंप्लीशन के नजदीक है तो डेफिनेटली ये समय है कि अपने पोर्टफोलियो को आप इक्विटी का एक्सपोजर कम करना शुरू करें। ओके अच्छा, दूसरी सिचुएशन, मैंने 10 साल का होराइजन या 20 इयर्स का होराइजन रखा था और अभी भी मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए 4 या 5 साल बाकी हैं, लेकिन जो टारगेट में लेके चल रही थी वो हासिल हो चुका है। ऐसे में लेने चाहिए अगेन प्रॉफिट्स या इस पोर्टफोलियो को कहीं सेफ कर देना चाहिए? एग्जैक्टली क्या करें वो इन्वेस्टर्स? दीपाली, देखिए यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसा आपने एग्जांपल दिया, अगर 4-5 साल का समय तो कोई कारण नहीं कि इस समय पे आप अपने एसेट एलोकेशन को चेंज करेंगे। दूसरी बात, जहां तक टारगेट के अचीव करने का सवाल है, काफी बार क्या होता है कि हम किसी लंबे गोल के लिए जब शुरुआत करते हैं तो टारगेट सेट करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हो सकता है आपने थोड़ा कंजर्वेटिव अपना टारगेट बनाया हो, तो उसको थोड़ा सा रीअसेस कीजिए, स्पेशली जब हम बच्चों के एजुकेशन या रिटायरमेंट के प्लानिंग के लिए जब हम सेव करते हैं, तो उसको जरा रीअसेस कीजिए और देखिए कि शायद आपको जितना आपके पास कॉर्पस है उससे ज्यादा की जरूरत हो। और अगर आपके पास 4-5 साल का समय है तो डेफिनेटली आपको जो करंट एसेट एलोकेशन है उस पर कंटिन्यू करना चाहिए। ओके और म्यूचुअल फंड स्कीम्स की बात करें हेमंत जी, तो हर स्कीम की परफॉर्मेंस अलग रही है, फिर चाहे वो लार्ज कैप कैटेगरी हो, हाइब्रिड हो, मिड कैप, स्मॉल कैप हो। क्या ऐसे पॉइंट पर आकर म्यूचुअल फंड स्कीम्स को रीलुक करना चाहिए जहां भी फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में चेंजेस देखे गए हैं? कुछ स्ट्रैटेजी शफल करनी चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम या फिर नहीं? देखिए, 2 एस्पेक्ट है। अगर जैसा आपने कहा कि किसी स्कीम के अगर फंडामेंटल एट्रीब्यूट चेंज होता है, तो हम फंडामेंटल एट्रीब्यूट का मतलब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह की वो स्कीम है और उसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। हमारा एक जो मेन कारण होता है किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करने का, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली परफॉर्मेंस, कि वो हमारे लिए सूटेबल है। तो अगर कहीं पे फंडामेंटल एट्रीब्यूट चेंज जाता है तो डेफिनेटली आपको वहां से निकल के किसी दूसरे स्कीम में जाना है जो आपकी गोल और आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से सूटेबल हो। जहां तक चेंजेस करने का सवाल है, वो डिपेंड करता है कि आपको इस समय पे वाकई में अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की जरूरत है कि नहीं। जैसे मैंने पहले कहा, अगर एसेट एलोकेशन आपके डिफाइंड लेवल्स के बीच में है तो चेंज नहीं करना है। हाँ, जैसे हमने बात की कि अगर आपका गोल नजदीक है तो डेफिनेटली वो रीबैलेंस करेंगे, तो फिर वहां से निकल के या तो हाइब्रिड या तो फिर डेट ओरिएंटेड फंड में आप आएंगे। तो वो डिपेंड करता है क्लियरली आपकी पर्सनल सिचुएशन के ऊपर।
ओके, तो ये आपकी पर्सनल सिचुएशन पर ये सब बातें डिपेंड करती हैं। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे, इनफैक्ट दो चीजें मैं एक साथ पूछ लेती हूँ। आई एम श्योर ऐसे पोर्टफोलियो, हमारे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में ऐसी कैटेगरीज भी होंगी जो कि अंडर परफॉर्म कर रही होंगी, क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ पर थीम चेंज होती रहती है। अगर आपके पास अंडर परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स हैं लेकिन उनको लेकर आउटलुक बेहतर है, आगे का लॉन्ग टर्म विजन अच्छा लग रहा है, तो होल्ड रखें या फिर स्विच करें। दूसरा ये कि अगर रीबैलेंसिंग करनी हो इस समय पोर्टफोलियो की, या फिर एक नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना हो, तो अब जब मार्केट्स ऑल टाइम हाइस पर हो, जब मिड कैप स्मॉल कैप्स इतना चल चुके हो, जो कि थोड़ी सी एप्रीहेंशंस हैं इन्वेस्टर्स के मन में कि क्या करें अब यहां से, वो सब इन्वेस्टर्स क्या करें? देखिए, तो पहले मैं रीबैलेंसिंग की बात करता हूँ। देखिए, रीबैलेंसिंग जो है कि वो नेचुरल प्रोसेस है हमारे पोर्टफोलियो में, और जब हम रीबैलेंस की बात करते हैं तो हम दोनों तरीके की बात कर रहे हैं। एक तो विद इन एसेट एलोकेशन और विद इन एसेट क्लास, जो डिफरेंट मार्केट सेगमेंट है, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आपको रीबैलेंस करना है तो इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना है कि कितना वेरिएशन हुआ आपके डिफाइंड एसेट एलोकेशन से, ताकि अगर वो कम से कम 10% से ज्यादा चला हो तब आप करें। दूसरी बात, अगर आप किसी लॉन्ग टर्म गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे हम कहते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग वगैरह जो काफी दूर है, तो शायद आपको रीबैलेंस करने की जरूरत ही ना हो। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये देखना है कि रीबैलेंस करना है कि नहीं। हाँ, अगर आपका पोर्टफोलियो आपको लगता है कि ज्यादा एग्रेसिव हो गया है तो शायद विद इन मार्केट सेगमेंट आपको रीबैलेंस करने की जरूरत पड़े। जहां तक जैसे आपने की बात की अंडर परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस को आपको प्रॉपर पर्सपेक्टिव में डालना होगा। देखिए, कभी कभी क्या होता है, जिस मार्केट सेगमेंट में अगर आप हैं उसने ही अगर अंडर परफॉर्म किया तो आपका फंड भी अंडर परफॉर्म करेगा। मान लीजिए एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जो 10% नीचे है या 5% नीचे है या 10% ऊपर गया और आपके फंड ने उससे बेहतर आपको रिटर्न दिया, तो फिर वो अंडर परफॉर्मेंस नहीं है। पीयर ग्रुप की एवरेज के सामने अगर आप, मतलब उसी कैटेगरी के दूसरे फंड की एवरेज के सामने अगर आपके फंड ने अंडर परफॉर्म किया तो डेफिनेटली आपको कुछ समय देना होगा, कारण समझना होगा कि अंडर परफॉर्मेंस क्यों है। मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट 4 क्वार्टर तक आप समय दीजिए फंड को। उसके बाद भी अगर आपको लगे कि कन्विंसिंग रीजन नहीं है जिसके लिए फंड ने अंडर परफॉर्म किया, तो फिर डेफिनेटली आप चेंज करने का सोचें। ओके, चलिए, ये तो आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को लेकर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हर सिचुएशन पे, उस पर क्विकली हेमंत जी ने राय दी। लेकिन अब बात करते हैं उन इन्वेस्टर्स की जो कि नया पोर्टफोलियो क्रिएट करने की सोच रहे हैं। तो हेमंत जी, 3-4 चीजें आपसे समझना चाहेंगे। एक तो ये कि इस समय अगर आप की SIP ऑलरेडी चल रही है, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज इस तरीके की भी आती हैं कि मार्केट हाइस पर हैं, ऐसे में पैसा क्यों लगाएं, क्या फॉर टाइम बिंग SIP डिसकंटिन्यू कर दें क्या? उन इन्वेस्टर्स के लिए क्या सजेशन होगा जो सोच रहे हैं ऑल टाइम हाइज मार्केट के लिए थोड़े समय के लिए रुक जाएं, उसके बाद जब मार्केट्स नीचे आए वापस से कंटिन्यू करें? और साथ ही साथ लमसम इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर्स करना चाहते हैं उनके लिए सजेशन क्या है? देखिए, SIP की हम जब बात करते हैं तो बेसिकली एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, और सबसे अच्छी बात क्या हमने इन्वेस्टर्स ने देखा है कि पिछले कुछ सालों से उन्होंने जो SIP की इन्वेस्टमेंट है उनको अपने गोल्स के साथ अलाइन किया है। तो जैसे हमने पहले बात की कि लॉन्ग टर्म गोल है, मान लीजिए आपका रिटायरमेंट यहाँ से 10-15 साल दूर है, बच्चे की एजुकेशन का भी समय है, या और भी किसी कारण से आपने इन्वेस्टमेंट किया जो काफी दूर है। मार्केट लेवल, जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो बदलते रहेंगे, मार्केट आपको लगता है ऑल टाइम हाई पे है, इससे ज्यादा भी आगे मार्केट जाएंगी। तो SIP है वो एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, उसको आप मार्केट लेवल के हिसाब से लिंक मत कीजिए, आप अपने गोल्स के ऊपर फोकस कीजिए। क्योंकि जब मार्केट गिरता है तब भी हमें डर लगता है कि SIP करना है कि नहीं, जब मार्केट ऊपर है तब भी हमको लगता है कि करना चाहिए कि नहीं। मार्केट कभी भी एक लेवल पे नहीं रहता, ये एक नेचुरल फिनोमिना है मार्केट के अंदर। आई थिंक अगर आप बहुत क्लैरिटी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई कारण नहीं है कि आपको SIP को रोके, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके सेविंग और इन्वेस्टमेंट में वो दोनों डिसिप्लिन लेके आता है। जैसा आपने कहा लमसम के लिए, देखिए नॉर्मली हम कहते हैं कि जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक तरीके से मार्केट टाइमिंग है, बट वो हमेशा ऐसा नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको देखने हैं कि जो लमसम आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो क्या आप रेगुलरली करते हैं। कभी कभी आप ऐसे निवेशक हैं जो हर महीने इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपकी इनकम जो है इरेगुलर है, तो मान लीजिए आप 6 महीने में एक बार इन्वेस्ट करते हैं, हर 6 महीने में एक बार इन्वेस्ट करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लमसम, वो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो और SIP का कितना एलोकेशन है। तो मान लीजिए आपका 50 लाख का अगर एक पोर्टफोलियो है और आपने 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करना है, तो मुझे नहीं लगता कोई कारण है कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट ना करें। या मान लीजिए आप 25,000 रुपए की SIP कर रहे हैं, साल में 3 लाख आप सिस्टमेटिकली डाल रहे हैं, उसके सामने अगर आपको 50,000 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करने लमसम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी। हाँ, अगर एक बड़ा प्रोपोर्शन है लमसम का तो डेफिनेटली उसको अवॉइड करें, फिर उसमें कुछ पोर्शन लमसम और बाकी सिस्टमेटिक
इन्वेस्ट करें तो हमेशा अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एवरेजिंग करने का मौका मिलता है। ओके अच्छा, सवालों को लेकर क्विकली एक चीज और मैं पूछ लूं हेमंत जी, संक्षेप में रखिएगा। नई एसआईपी स्टार्ट करने के बारे में क्या व्यू है आपका मौजूदा समय में? दूसरा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप प्रेफरेंस कैसे रखें पोर्टफोलियो में? देखिए, जहां तक एसआईपी का शुरू करने का सवाल है, यहाँ पे मुझे लगता है इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट लेवल आप एसआईपी कभी भी आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, उसका पर्पस है एक डिसिप्लिन तरीके से इक्विटी जैसी या दूसरी एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना। आपके पास लंबा समय रहता है, तो चाहे किसी भी लेवल पे मार्केट हो, आप शुरुआत कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप सही एसेट क्लास को चुन रहे हैं, प्रोवाइडेड आप अपने आप को लंबा समय दे रहे हैं। तो एसआईपी के लिए मुझे लगता नहीं कि आपको कुछ देखने की जरूरत है कि मार्केट लेवल कहाँ है। जहां तक एलोकेशन का सवाल है, लार्ज, मिड और स्मॉल के बीच में, तीनों सेगमेंट का आपके पोर्टफोलियो में इंपॉर्टेंट रोल है। मेरा ये मानना है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस इन्वेस्टर नहीं है, तो आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा बायस जो है ज्यादा लार्ज कैप पे होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि 50 से 60% आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कीजिए और बाकी जो है मिड और स्मॉल में कीजिए, और मिड और स्मॉल में भी ज्यादा बड़ा प्रोपोर्शन मिड में और फिर कुछ प्रोपोर्शन स्मॉल में। आई थिंक एक थंब रूल है, बट वो डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन के ऊपर, आपके रिस्क प्रोफाइल के ऊपर। एग्जैक्टली चलिए, तो काफी सारी बातें या फिर काफी सारे टॉपिक्स यहाँ पर हेमंत जी ने कवर किए हैं और आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर हुआ होगा, स्पेशली ऐसे माहौल में जब मार्केट्स ऑल टाइम हाइस पर हो रहे, एक इन्वेस्टर कंफ्यूज हो कि करना क्या है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को लेकर और नए इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। चलिए, कुछ और क्वेश्चन अगर आपके पास हो तो आप भेज सकते हैं, हम आपके शो में आगे एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। फटाफट सब जो कॉलर्स कनेक्टेड हैं उनसे बातचीत करते हैं। परमजीत सिंह चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं। सिंह साहब नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ जी नमस्कार मैम। मैम मैंने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है, उसके ऊपर मैं आपका सजेशन चाहता हूँ। और ये वैसे मैं CNBC आपका कंटिन्यूअली देखता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली ही मैंने ये डिसाइड किया है। फिर भी इसमें कोई अगर सजेशन है, कोई मॉडिफिकेशन है, प्लीज लेट मी नो। ओके, क्विकली मैं इनका क्वेश्चन बता देती हूँ हेमंत जी। 52 इयर्स इनकी एज है, 40,000 की एसआईपी चल रही है, जो पोर्टफोलियो की एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो 6 लाख के आसपास है और 6 साल में 50 लाख का ये टारगेट लेके चल रहे हैं। 10,000 की और एसआईपी ऐड करना चाहते हैं, तो बेसिकली फिर इनकी 50,000 पर मंथ की एसआईपी हो जाएगी। फिलहाल जो वो 40,000 रुपए डाल रहे हैं उसमें HDFC लार्ज एंड मिड कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप और SBI कॉन्ट्रा फंड है। 8,000 ईच ही डाल रहे हैं इन सभी फंड्स में। क्लटर्ड नहीं है पोर्टफोलियो, छोटा है, बट फंड चॉइसेस और इनके गोल पर आपके सजेशंस। देखिए सिंह साहब, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, क्योंकि आपका टाइम होराइजन जो 6 साल का है और आपका जो गोल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आपने कहा डॉटर्स की शादी के लिए आपको ये पैसा जमा करना है, पूरा का पूरा पैसा आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इक्विटी मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है, हालांकि एसआईपी जो है बहुत सही तरीका है इन्वेस्ट करने का, लेकिन इस चीज का आप ध्यान रखिए, या तो आपके पास समय में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो, या फिर आप डेफिनेटली 5 साल के बाद अपने पोर्टफोलियो को, जैसे हमने शो में पहले कहा, उसको थोड़ा सा इक्विटी एक्सपोजर धीरे धीरे कम कीजिए। मैंने, क्योंकि आपके पास बहुत लंबा समय नहीं है, तो मैंने एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न सिर्फ 10% लिया है। आपकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है और जो एडिशनल 10,000 आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपका गोल जो है वो डेफिनेटली अचीव आप कर पाएंगे। बट ये 2 चीजों का आप यहाँ पे ध्यान रखिए। जो एडिशनल पैसा आपको लगाना है, आपके जो फंड्स है, मैं बता दूं कि आपकी फंड सिलेक्शन काफी अच्छी है, आपको कोई भी पोर्टफोलियो में बदलाव करने की जरूरत नहीं है। और जो एडिशनल पैसा आपको 10,000 इन्वेस्ट करना है, वो एग्जिस्टिंग फंड जो है, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप और HDFC लार्ज एंड मिड कैप, उन दोनों में 5-5 हजार रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल पोर्टफोलियो आपका बेहतर है, आप अपना गोल भी हासिल कर लेंगे। इनफैक्ट आप 50 लाख की जगह 60 लाख आसानी से एक्यूमुलेट कर लेंगे। फंड चॉइसेस जो आपने पिक की हैं उनमें आप बने रहिए। जो एडिशनल 10,000 करना चाहते हैं उसके लिए HDFC लार्ज मिड कैप, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, ये फंड्स आपको सजेस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें 5,000 ईच आप ऐड कर सकते हैं। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चन, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योमनी, हेमंत रस्तगी हमारे साथ मौजूद हैं आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। और अगले कॉलर अजब हमारे साथ मौजूद हैं गोवा से सवाल पूछने के लिए। अजब नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मैडम, मैंने मेरा पोर्टफोलियो शेयर किया है, उस पर थोड़ा रिव्यू चाहिए था मुझे। ओके, और डिटेल्स में बता देती हूँ इनके पोर्टफोलियो की। 40 लाख का इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और इसी अगस्त में इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट्स की हैं, जहां पर
10 से 12 साल का ये टाइम होराइजन लेकर चल रहे हैं कि 10 से 12 साल में कितना एक्यूमुलेशन ये कर पाएंगे। पूरी इन्वेस्टमेंट इनकी लमसम ही है। क्विकली मैं इनके फंड्स के नेम बता दूं जो इन्होंने इन्वेस्ट किए हुए हैं। उसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप, इसके अलावा इंडिया निपॉन स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप, क्वांट एक्टिव फंड, एसबीआई मिड कैप फंड। तो ये सब फंड्स इनके पास हैं और इन सभी में 5 लाख ईच ये ऐड कर रहे हैं। क्या सजेशन इनके लिए? देखिए दीपाली, उन्होंने जो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट बहुत रिसेंटली की है शायद, और पूरा का पूरा पैसा जो उन्होंने लमसम लगाया है। जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि जब आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर कर रहे हो तो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट एक साथ मत कीजिए। बट थैंकफुली इनके पास लंबा समय 12 साल का समय है, तो आई थिंक वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर मैं 12% का रिटर्न मान के चलूं तो करीब करीब 1.5 करोड़ का कॉर्पस ये बना पाएंगे 12 साल के बाद। बट आई थिंक इनके पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव करने की जरूरत है, और फॉर्चुनेटली बिल्कुल शुरुआत है तो इस समय पे चेंजेस करना भी इनके लिए आसान होगा। इनके पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप और 3 मुझे लगता है 8 में से, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो एलोकेशन है ये दो सेगमेंट के ऊपर काफी अग्रेसिव है, उसको थोड़ा सा टोन डाउन करने की जरूरत है। लार्ज कैप में थोड़ा सा बढ़ाएं और मिड कैप को भी थोड़ा सा कम करें। तो दो चीजें करनी पड़ेंगी इनको। एक तो 2 मिड कैप फंड कम करें, एक स्मॉल कैप फंड कम करें। उसमें जैसे रिलायंस ग्रोथ फंड है इनके पास, एसबीआई मिड कैप फंड है, और एक क्वांट एक्टिव फंड है, ये क्वांट स्मॉल कैप फंड। ये 3 को अपने पोर्टफोलियो से निकालें। उसकी जगह में एचडीएफसी लार्ज एंड मिड और निपॉन मल्टी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें, तो सेगमेंट वाइज एलोकेशन भी मिलेगा, थोड़ा सा एग्रेशन पोर्टफोलियो में कम होगा। और जो पैसा इनके पास क्वांट स्मॉल कैप में है, वो कुछ पैसा जो है वो क्वांट एक्टिव में ऐड कर सकते हैं, और दूसरा जो नया फंड ऐड करेंगे निपॉन मल्टी कैप, वहां पे ऐड करें। तो कुछ चेंजेस करें, बट जैसा मैंने कहा कि 12% के हिसाब से करीब करीब 1.5 करोड़ का कॉर्पस से बना पाएंगे, प्रोवाइडेड ये अपने टाइम होराइजन के तक इसको प्रोसेस को कंटिन्यू करें। ओके, चलिए, तो सजेशन थोड़े से बदलाव आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेस्ट किए गए हैं और थोड़े चेंजेस आपको अपने पोर्टफोलियो में करने होंगे। 2 फंड्स हैं जिनसे आपको निकलने की सलाह दी गई है, एसबीआई मिड कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ, और एचडीएफसी लार्ज मिड कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप। इनको आप ऐड कर सकते हैं। हरजिंदर कुमार रांची से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। हरजिंदर जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हाँ नमस्कार मैडम, मुझे अपने गर्ल चाइल्ड के लिए एक पोर्टफोलियो तैयार करना है जिसमें मैं लगभग 8 से 10 हजार पर मंथ SIP कर सकता हूँ तो अगले 12 या 15 साल के लिए। ओके। तो अभी तक मैंने म्यूचुअल फंड में निवेश किया नहीं है, क्योंकि मैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट में दोनों बच्चों का करता हूँ। तो मुझे आप प्लीज गाइड करें कि मैं कौन से फंड में निवेश कर सकता हूँ जिससे 12-15 साल तक के लिए मेरे पास एक रिजर्व फंड तैयार हो जाए। ओके, तो फिलहाल कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं है इनके पास। हेमंत जी ट्रेडिशनल इन्वेस्टर हैं, ये सुकन्या समृद्धि योजना इन्होंने रखी हुई है, लेकिन अब ये स्टार्ट करना चाहते हैं फॉर 15 इयर्स टाइम होराइजन, 10,000 पर मंथ। क्या सजेशन उनके लिए? देखिए, इनके पास 15 साल का समय है अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए, और एक इंपॉर्टेंट गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो लंबा समय है। तो मुझे लगता है कि इक्विटी फंड में जाएं, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि सुकन्या समृद्धि में उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है यहाँ पे। इनका जो गोल है वो एक्चुअली वो 8,000 रुपीज SIP से ही अचीव हो जाएगा, बट क्योंकि ये 10,000 पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको जितना अपना गोल है उससे ज्यादा कॉर्पस बना पाएंगे। 3 फंड्स मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूँ यहाँ पे। अगेन ये चीज का ध्यान रखते हुए कि कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग फंड और साथ ही डिफरेंट मार्केट सेगमेंट को एलोकेशन ठीक से मिले। तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, उसमें 4,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड है, उसमें 3,000, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 3,000। तो ये 3 फंड है, और अगर ये प्रोसेस को कंटिन्यू करें तो डेफिनेटली अपना गोल पूरा कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो ये रहे सजेशंस आपके पोर्टफोलियो को लेकर। 3 फंड्स के साथ शुरुआत कर सकते हैं, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज। लॉन्ग टर्म विजन के साथ इन्वेस्टेड रहिए। शुक्रिया हेमंत जी शो में आने के लिए और हमारे व्यूअर्स की हेल्प करने के लिए, उनके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। थैंक यू सो मच। इसी के साथ ब्रेक का भी वक्त हो गया है, इसीलिए योम मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी CPC आवाज पर। नमस्कार।